हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप भी अपने आरआरबी एएलपी के मेडिकल से पहले थोड़ा नर्वस और डरा हुआ फील कर रहे हैं? आज मैं इस वीडियो में आपको नागपुर रेलवे हॉस्पिटल ले चलूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा आरआरबी बिलासपुर का मेडिकल हुआ था। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, और विज़न टेस्ट हो, हियरिंग टेस्ट हो, ईसीजी टेस्ट हो, सारे टेस्ट के बारे में आज चर्चाएं करने जा रहे हैं। और इसके बारे में हम बारीकी से इन्फॉर्मेशन लेंगे और मेडिकल से पहले क्या टिप्स हैं जिनको आपको दिमाग में अपने रखना है, जिससे आपका मेडिकल अच्छा रहे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मेडिकल का रिपोर्टिंग टाइम होता है सुबह 8 AM का। 8 AM को आपको सुबह रिपोर्ट करना होता है हॉस्पिटल पे। ये नागपुर का हॉस्पिटल था मेरा, ये एंट्रेंस है। इसके बाद एंट्री होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर जितने बच्चे बुलाए गए होंगे, मेरे जोन में नागपुर में जो भेजे गए थे 20 बच्चे भेजे गए थे, जिसमें से एक एब्सेंट था। तो टोटल 19 बच्चे प्रेजेंट थे। उन 19 कैंडिडेट्स की चेयर में सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया था और सभी को 3-3 डिक्लेरेशन फॉर्म दिए गए फिल करने के लिए। उस फॉर्म में सभी को टिक करना था, मतलब हाँ और नहीं में फिल करना था। और डिक्लेरेशन फॉर्म में बीमारियों के बारे में दिया गया था कि आप पास्ट में किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आपको कोई चोट हुई है कि नहीं हुई है, और आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है। सारा आपको यही उसमें फिल करना डिक्लेरेशन फॉर्म में। इसके बाद आपका वो इसी के साथ साथ आपका हाथ में जो रिस्ट बैंड बांधा गया था डीवी की सुबह को, वो आपका वहाँ चेक होगा और अपनी लिस्ट में नाम मैच कर लेंगे उसी के साथ साथ। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका पीएमई रूम में डॉक्टर बैठे होंगे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे और वहाँ से वो एक डिजिटल रिसीट तैयार करेंगे मेडिकल मेमो टाइप की। और जो मेमो आपका डीवी के दिन तैयार हुआ था, वही मेडिकल मेमो यहाँ भी आज पहुँच चुका होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ स्टेपल करके वो लोग बारी बारी से अब टेस्ट के लिए आपको भेजेंगे। तो शुरुआत होती है सबसे पहले ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड टेस्ट से पहले वो जो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने फॉर्म में फिल किए थे या फॉर्म में गलत फिल किए थे, डीवी में आपने चेंज कर लिए हैं, तो जो डीवी के दिन फाइनल किए गए हैं वही मार्क्स आपके सेम चेक किए जाएंगे मेडिकल में हर टेस्ट से पहले। तो ब्लड टेस्ट से पहले भी यही मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उससे वो शुगर टेस्ट मेजर करेंगे। तो पीएमई रूम में आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा, जिससे वो आपका शुगर वगैरह की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपसे 2 फोटो मांगेंगे, वो वही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म में अरेंज करवा देंगे, फोटो को मतलब स्टिक करवा देंगे और साथ में आपसे सिग्नेचर भी करवा लेंगे उसके साथ। यानी कि आपने ब्लड टेस्ट जो ब्लड सैंपल दिया है वहाँ पे आपका साइन हो चुका है और फॉर्म में भी साइन हो चुका है। इसके बाद वो आपको एक डिब्बी देंगे, उस डिब्बी में आपको अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करना होगा बाथरूम में जाकर। वहाँ जाकर आप अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे तो आपका वो यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल तैयार हो गया, वो चला जाएगा वहाँ से। इसके बाद यूरिन देने के बाद आपसे सभी 19 बच्चों का जब सारा सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, फिर वापस से कुछ देर बाद उनको एक्सरे रूम में भेजेंगे। एक्सरे रूम में पहुंचने के बाद सभी बच्चों का 5-5 के ग्रुप में एक्सरे निकाला जाएगा चेस्ट का। ठीक है, 5-5 बच्चों का ग्रुप जाएगा, बाकी लोग को बाहर वेट करना पड़ता है। तो एक्सरे डन होने के बाद केवल वो लोग चेस्ट का एक्सरे करते हैं और किसी पार्ट के एक्सरे नहीं करते हैं, चेस्ट का ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चेस्ट का जब आपका एक्सरे हो जाएगा, वापस से आप अपने रूम में आएंगे तो आपका वहाँ पे ईसीजी टेस्ट करवाया जाएगा। और याद रखें, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगी, तुरंत नहीं मिलेगी, डे लास्ट में आपको रिपोर्ट बताई जाएंगी। इसके बाद ईसीजी टेस्ट होगा। ईसीजी टेस्ट में आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बात,
कि आपको घबराना नहीं है और कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। आराम से आप उस पे लेट जाइए बेड पे, और जो आपके वो सब अपना करेंगे प्रॉपर अरेंजमेंट, डॉक्टर ही वहाँ पे होते हैं। ईसीजी टेस्ट आपका अच्छे से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीजी टेस्ट, क्योंकि जो ईसीजी टेस्ट में फेल कर जा रहे हैं उनको वो नेक्स्ट डे बुला रहे हैं, या उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपका सही से, तो री मेडिकल के लिए भी बुलाया जा सकता है आपको। तो ईसीजी टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि टेंशन नहीं लेना है, और आपका ईसीजी टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। जिन लोगों को ईसीजी टेस्ट में दिक्कत हुई थी, जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे साथ एक बच्चा था, कैंडिडेट था, उसका भी ईसीजी टेस्ट में प्रॉब्लम आया था। वो पहले से आरआरबी टेक्नीशियन में जॉब कर रहा था, सॉरी ट्रेनिंग पे है, तो उनका ईसीजी टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। फिर उनको कहा गया, डॉक्टर ने कहा कि आप पहले पानी पीजिए और 5-10 मिनट बाद आप वापस से ईसीजी करवाने आइए। हालांकि जब वो दोबारा गए ईसीजी करवाने तो उनका ईसीजी सही आ गया था। फिर आगे उनका बाकी टेस्ट भी रिमेनिंग जो बच्चे थे वो होने लगे। तो जब सभी बच्चों का ईसीजी टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद जो फाइनल आएगा आपका वो विजन टेस्ट होगा। जो विजन टेस्ट होगा ये आपका पीएमई रूम में होगा। ये मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ नागपुर की। नागपुर हॉस्पिटल में ये प्रोसेस चल रहा है, इस सीक्वेंस में चल रहा है। किसी दिन सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, बट इतने टेस्ट जो हो रहे हैं वो कंपलसरी होंगे आपके। नागपुर में विजन टेस्ट जो होगा पीएमई रूम में होगा, जहाँ पे सुबह आपका ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट किया गया था। विजन टेस्ट में सबसे पहले वो क्या करते हैं, विजन टेस्ट में आपसे करीब 4 से 5 प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे। विजन टेस्ट जहाँ पर होता है बिल्कुल वो डार्क रूम होता है, उसमें एक भी बाहर की लाइट नहीं आ रही होती है। जो आपको सी कट वगैरह या जो भी चार्ट दिखाया जाएगा उस चार्ट पे ही प्रॉपर लाइट नहीं होती है, उसके अलावा कहीं से कोई लाइटें नहीं आ रही होती है। इवन आपको अपने थोड़ी दूर पे आप अपना हाथ रखेंगे वो भी आपको विजिबल नहीं होगा। ये वहाँ का सीनेरियो होता है। विजन टेस्ट में सबसे पहले जो होगा वो आपका होगा नियर विजन का। नियर विजन में क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपको 25 सेंटीमीटर पे एक बुक देकर सी कट के बारे में बताया जाता है। सी कट आप 25 सेंटीमीटर से आसानी से पढ़ लेंगे जिनकी आंख सही है। इसके बाद फिर वे लोग कलर विजन के लिए ईसीआर टेस्ट करवाते हैं, ताकि आप रेड और ग्रीन की जो डिफरेंशिएशन है वो सही से कर पाएं। कलर विजन में आपसे नंबर्स भी रीड करवाए जाएंगे, और जो आपका पाथ फॉलो करवाया जाता है उंगली रख करके, हाँ वो आपको फिर एक ब्रश देते हैं, आपको उससे फॉलो करना होता है उस पाथ को। कलर विजन में ब्रश को टच नहीं करना होता, टच नहीं करने देते हैं, वो दूर से ही करने को बोलते हैं। ये आपका इस तरह कलर विजन चेक हो जाएगा, सारे नंबर वगैरह आपसे वहां पढ़वा लिए जाएंगे। इसके बाद कलर विजन के बाद में जो होगा आपका डिस्टेंस विजन का टेस्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है विजन टेस्ट के अंदर। डिस्टेंट विजन में ही लोग बाहर होते हैं अक्सर। डिस्टेंट विजन में क्या है कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ट लगाया गया होगा, स्नेलन चार्ट बोलते हैं उसको। और जो मेरे नागपुर के केस में था वो सी कट के चार्ट लगाए गए थे। सी कट के चार्ट में क्या होता है, एक चार्ट लगा होगा, उसमें वहाँ पे जो आपके आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो जाते हैं और सी को रोटेट करते हैं, और आपको बताना होता है कि सी का जो मुंह है वो किस तरफ खुला हुआ है। अगर वो राइट साइड पे है तो आपको बताना है राइट साइड। फिंगर आप हाथ से अगर डायरेक्शन शो करते हैं तो वो कम विजिबल होती है डॉक्टर को, इसलिए वो काम नहीं करती है। आपको मुंह से ही बोलना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन को, या तो राइट है तो राइट, अबव है तो अबव, बॉटम पे है डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड बोलेंगे, और लेफ्ट वर्ड है तो लेफ्ट वर्ड्स बोलेंगे आप। ठीक, इस बात को आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सी कट रोटेट करते समय आपको हाथ विजिबल हो जाएगा कि कहाँ पे मोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं होता है। वो डॉक्टर इस तरह कर देंगे आपका रोटेट कि आप उनके हाथ से नहीं पहचान पाएंगे। आपको सी कट प्रॉपर विजिबल होना चाहिए।
और कुछ लोगों का इसमें डाउट आता है विज़न में कि लाइटनिंग वगैरह कैसी होती है। तो लाइटनिंग का सिनेरियो ऐसा है, लाइटनिंग सही होती है, ज़्यादा चमक बहुत नहीं होती है कि आप कहाँ ब्लर मारे या फिर आपको धुंधला धुंधला दिखे या फिर ज़्यादा चमक रहा हो, ऐसा नहीं है। लाइटनिंग प्रॉपर होती है। सी के साइड से ट्यूब लाइट वगैरह लगी होती है वाइट कलर की, वो एलईडी लाइट्स रोशनी उस पर डालती हैं। सी का कलर ब्लैक होता है और साइज वही स्नैपचैट चार्ट का होता है। 6 मीटर डिस्टेंस है या 20 फीट डिस्टेंस होती है, तो सी का साइज वही होगा मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर का। और उस पूरे चार्ट में कई सारे सी नहीं लगे थे, केवल ऊपर ही वो 6x6 वाला ही सी था। ऐसा नहीं 6x9 वाला आपसे पढ़वाया जा रहा, 6x6 ही है, क्योंकि उसी की एलपी की जॉब में रिक्वायरमेंट है मेडिकल में। अब डिस्टेंट विजन होने के बाद जो आता है वो आता है सिग्नल टेस्ट। सिग्नल टेस्ट में क्या है, आपका 2 टेस्ट होते हैं, सिग्नल टेस्ट 1, सिग्नल टेस्ट 2। जो 1 टेस्ट होता है इसमें बल्ब जलवाए जाते हैं ग्रीन, रेड, येलो। इन बल्ब का जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है। और जो दूसरा टेस्ट होता है इसमें बल्ब बहुत छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले बल्ब होते हैं। अब ये टेस्ट ऐसे होता है कि एक बार बल्ब जला दिया जाएगा रेड, सिंगल बल्ब, तो आपको बताना होगा रेड बल्ब है। फिर वो क्या करेंगे, 2 ग्रीन ऐसे जला देंगे, तो आपको बताना होगा हाँ नीचे 2 ग्रीन है ऊपर एक रेड है। फिर नीचे भी एक जला देंगे, क्या बता वो येलो जला दें, तो आपको बताना होगा ऊपर रेड है, बीच में 2 ग्रीन है, नीचे येलो है। इसी का वो ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑर्डर फिक्स नहीं है जो वहां पे ऐसा ही आए, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया। ये आपके सिग्नल टेस्ट हो गया पहला वाला, बल्ब वाला। इसके बाद सिग्नल टेस्ट होता है, उसमें छोटे बल्ब होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आपको दूर से विजिबल होंगे। तो बल्ब एक जलेगा, जैसे कि ये रेड, साथ में यहाँ जल जाएगा, फिर ये हटा देंगे, फिर जल जाएगा येलो, आपको येलो बताना होगा। फिर ये बंद हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, तो आपको ग्रीन बताना होगा। इस तरह आपको बल्ब बताने होंगे और आपके सारे विजन टेस्ट खत्म हो चुके हैं। केवल एक जो बहुत मशीन से होता है, वो ऐसे फिजिकली परफॉर्म नहीं किया जाता है, वो होता है फंडस टेस्ट। तो आपका यहाँ पे पीएमई रूम में जब विजन टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पीएमई रूम है, विजन टेस्ट होने के बाद आपको वहीं पर एक आई ड्रॉप डाल दिया जाएगा आपकी आंखों में। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि दूसरे रूम जो है, रूम नंबर अप्रॉक्स 26 है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, जाना है। जाएंगे वहाँ पे, जाके आपका मेन जो फंडस टेस्ट होता है वो किया जाएगा। फंडस टेस्ट के लिए आपको इस तरफ रूम में जाना होगा। वहाँ जाने पर आपको जो नर्स होंगी, सिस्टर, वो आपसे आंखों में 2 आई ड्रॉप्स को फिर से दोबारा डालेंगी। तो टोटल आपकी आंखों में 3 आई ड्रॉप्स डाली जाएंगी। उन आई ड्रॉप को डालने के बाद आपकी आंखों में ब्लर दिखने लगेगा दूर से, और आपकी आंखों के जो साइज होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा और वहाँ पे वो लोग मशीन पे आपसे अपनी चिन्ह रखने को कहेंगे और आपकी आंखों का फंडस टेस्ट अच्छे से कर लिया जाएगा। फंडस टेस्ट होने के बाद आपको वापस से अपने रूम में भेज दिया जाएगा, पीएमई रूम में, जहां आपकी चेयर्स पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आपका फंडस टेस्ट कंप्लीटली हो चुका है। इसके बाद आपको वापस पीएमई रूम में भेज दिया जाएगा और आपको लंच के लिए बोल दिया जाएगा कि आप जाके 20-30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। और सुबह जब आप रिपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको पहले बता दिया जाएगा डीवी के टाइम पे कि खाली पेट आपको वहाँ पहुँचना है, कुछ खाना पीना नहीं है, केवल आप वहाँ पर पानी पी के जा सकते हैं। पानी इसलिए पीना है ताकि आपकी यूरिन अच्छे से हो और लाइट येलोइश कलर हो तो बेस्ट रहेगा। इसी तरह जब लंच ब्रेक होगा तो बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाएगा। जैसे मेरे केस में मुझे 3:10 पे लंच ब्रेक के लिए कहा गया और वापस से 3:30 पे यानी कि 3:30 बजे वापस आने को कह दिया था। तो 20 मिनट पे आप बाहर जाके कुछ खा पी सकते हैं। इस टाइम में आप कुछ भी खा लीजिए, चावल भी खा लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन जो होता है वो ब्लड शुगर टेस्ट होती है, वो सुबह मॉर्निंग टाइम पे होती है। तो लंच के बाद आप कुछ भी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे केस में मैंने डोसा वगैरह और इडली वगैरह खा ली थी
नागपुर हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूर लोकेशन है वहाँ की ईटरीज की। इसके बाद वापस से आपको आना है अपने हॉस्पिटल, रिपोर्ट करना है 3:30 बजे। जो टाइम उन्होंने दिया है वो टाइम पे आप कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बस 5 मिनट का बफर चल सकता है। अगर उसके बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे डांटा जाएगा। वापस से आप अपने हॉस्पिटल में आएंगे और आपको फिर फिजिकल टेस्ट के लिए फिजिकल रूम में जाना होगा। रूम नंबर 24 है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इसमें आप जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ये फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, वो आपसे सिटअप्स करवाएंगे, वो आपसे हैंड रोटेशन करवाएंगे। सिटअप्स बहुत ज़्यादा नहीं, ये कि 25-30 करवा लें, 10-15 करवाते हैं ताकि वो देख लें कि आप प्रॉपर सही से बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं और आपकी हेल्थ सही है कि नहीं सही है। हैंड रोटेशन करवाते हैं। हैंड रोटेशन बोथ साइड होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हैंड रोटेट करवाने के बाद आपसे कहेंगे एंकल रोटेट करने को, पैर की एड़ी रोटेट करने को कहेंगे। तो आपको वहाँ पे अपनी एड़ी रोटेट करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक रोटेशन आपसे करवाया जाएगा वहाँ पे फिजिकल रूम में ही। और इस समय आप अपने कपड़े पहने रहेंगे, अभी कपड़े नहीं उतरवाए जाएंगे आपके। नेक रोटेशन होने के बाद आपसे वो हाथ आगे करने को कहेंगे ऐसे, और हाथ को ऐसे करेंगे, पूरा घुमा के अच्छे से चेक करेंगे। नेक रोटेशन होने के बाद आपसे जंप्स लगाने को कही जाएंगी कि आप कूदो। तो आपको कूदना पड़ेगा। कूदते हुए आपको अपने घुटनों को सीने पे, छाती पे छुआना होगा। इस तरह अच्छे से कूदना होगा। जो लोग नहीं कूद पाएंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो चेक कर रहे हैं आप कितने फिजिकली फिट हैं वहाँ पर। जंप होगी और इसके साथ हैंड रोटेशन होगा, एंकल रोटेशन, नेक रोटेशन, सिटअप, इसी तरह सारा कुछ आपका फिजिकल का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपसे कहेंगे कि अब सभी जो आपके 5-6 ग्रुप जितने बुलाए गए हैं बच्चे, सबसे कहेंगे कि आप अपना फेस दूसरी साइड मोड़ करके खड़े हो जाएं। तो सभी को लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा। खड़ा करने के बाद एक एक करके बच्चे को बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा अपने कपड़े उतारो और अंडरवियर उतारो। वहाँ पे फिर आपका हाइड्रोसील चेकअप किया जाएगा। इसी तरह सभी बच्चों का चेकअप कर लेंगे और वापस आपको अपने पीएमई रूम में भेज देंगे। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में हाइड्रोसील वगैरह भी चेक हो जाएगा। पाइल्स चेक यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। वैसे आप सिर्फ सेटअप वगैरह करवा रहे हैं, उसी में उनको पता चल जाता है पाइल्स क्या पोजीशन है वहाँ पे। फिर आती है ईयर बीपी पल्स चेक। वापस से पीएमई रूम में, जहाँ पे आपका डार्क रूम में विजन टेस्ट हुआ था, वहीं पे ईयर बीपी और पल्स चेक किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं अगर ईयर टेस्ट की। ईयर टेस्ट में वो 2 तरीके से टेस्ट करते हैं। या तो वो नंबर को धीमे से बोलेंगे और आपको सुनकर बताना होगा, या वो टैप करते हैं अपनी फिंगर्स को। नंबर वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, तो आपको जो भी बोलेंगे आपको वहां पे बताना होगा। और आपको यहाँ पर 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा दिया जाता है, फेस को टर्न करके। अगर फेस टर्न नहीं करेंगे तो आप उनके फेस को, उनकी माउथ को से देख करके आप वो माउथ रीडिंग कर लोगे और अंदाजा लगा लोगे कौन सा उन्होंने नंबर बोला है। तो इसलिए फेस को टर्न कर दिया जाएगा, जिस तरफ आपका स्नेलन चार्ट लगा होगा उस तरफ। उसके बाद आपसे नंबर बोले जाएंगे 6 मीटर की दूरी से, आपको सुनकर बताने होंगे। और टैप करते हैं फिंगर्स को। कैसे करते हैं, इस तरह आपको काउंट करना होगा। 5 अटेम्प्ट करते हैं, 5 में से अगर आपने 3-4 बता दिए तो भी आपका कंफर्म हो जाएगा। ईयर में 2 चीज़ें इतनी होने के बाद वो टॉर्च लगाकर भी आपके कान में वैक्स वगैरह जो चेक करते हैं वो कर लेते हैं, और ईयर टेस्ट आपका इस तरह कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ जो 19 बच्चों का ग्रुप था, उसमें ईयर टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, सभी ने अच्छे से बता लिया था। 1-2 गलतियां जो थी वो सबकी हो रही थी। फिजिकल टेस्ट में भी कोई बंदा बाहर नहीं हुआ था, सबका सही से हो गया था। केवल एक बच्चे का हर्निया निकला था, तो उसको नेक्स्ट डे बुलाया गया था। इसके बाद जब ईयर टेस्ट हो जाएगा, आपसे कहा जाएगा वापस से आप चेयर पे बैठिए, वहीं डार्क रूम की बात है ये। तो आपका अब बीपी वगैरह चेक किया जाएगा और पल्स चेक किया जाएगा। जब आपका बीपी पल्स चेक हो रहा हो तो आपको
नॉर्मल रहना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपका बीपी और पल्स अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बीपी पल्स चेक हो गया, ईयर टेस्ट हो गया। इसी के साथ साथ जब आपका पूरा दिन बीत चुका होगा, नागपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका जो भी टेस्ट में प्रॉब्लम आई होगी वो वापस से टेस्ट किया जाएगा, रीटेस्ट। मेरे साथ 19 बच्चे थे, 20 में से एक एब्सेंट था, बचे 19 प्रेजेंट थे। 19 लोगों में 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ, नो रीटेस्ट। उनका सुबह जो एक बार हो गया तो वही एक बार हुआ, बाकी यहाँ पे बीपी पल्स और ईयर टेस्ट करके उन्होंने भेज दिया था 4 से 5 लोगों को। बचे 10-12 लोगों को, बल्कि करीब 14 लोगों को उन कोई ना कोई रीटेस्ट उन्होंने किया था। जैसे कुछ लोगों का आई का टेस्ट दोबारा हुआ, डिस्टेंस विजन का, क्योंकि सुबह जिनके में गलतियां हो गई थी उनका टेस्ट दोबारा किया गया। कुछ लोगों का जिनका ईसीजी खराब हो गया था, उनका ईसीजी के लिए उन्होंने क्या किया, इको के लिए उनको दोबारा भेज दिया गया। नेक्स्ट डे कहा गया कि आप इको पे आओ, अपना बाहर साइन करवा के और यहाँ पे फाइल अपनी सबमिट करिए आके। एक बंदे को वहाँ पे मेरे साथ हर्निया निकला था तो उसको भी नेक्स्ट डे बुलाया गया था। अब देखो शायद उनका बाहर आगे चल के रीमेडिकल हो, क्योंकि वो इतनी जल्दी सही होने वाला नहीं है। और एक बंदे का यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ था तो उनको कई सारी जांचें लिख दी गई थी, थायराइड वगैरह की और अल्ट्रासाउंड वगैरह की। और एक बंदा था मेरे साथ में जिसका सुबह डिस्टेंस विजन थोड़ा गलती हो गई होगी, तो बाद में जब उसका दोबारा टेस्ट हुआ तो दोबारा उन लोगों ने क्या किया था, आंखों में टॉर्च मार के उसका दोबारा चेक किया था, जिस वजह से वो दोबारा में नहीं बता पाया शाम को फिर से, और उसको अगले दिन नेक्स्ट डे रिपोर्ट करने के लिए फिर कहा गया। और एक बंदा मेरे साथ ऐसा था जिसका सिग्नल टेस्ट जो था वो सुबह सही नहीं हुआ था, तो बाद में दोबारा करवाया गया तो दोबारा में वो सही हो गया था। आज वो फिर वो मेडिकल फिट कर दिया गया। इतना होने के बाद सभी टेस्ट जो आपके होंगे वो दोबारा हो जाएंगे, और जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो उनका नेक्स्ट डे वो लोग बुला लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर से आपको सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है, और इसी तरह आपका जो पूरा मेडिकल प्रोसेस था वो पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। लगभग शाम के 6, 6:30 या बल्कि 7 तक बज जाते हैं, और सुबह आपकी 9 बजे लगभग एंट्री हो चुकी होती है। तो नागपुर में क्या कर रहे हैं वो लोग ऑफिसर्स, एक दिन में आपका डीवी कंप्लीट कर दे रहे हैं। सुबह आपकी टाइम से एंट्री हो जाएगी, शाम को 7, 7:30 बजे तक एग्जिट हो जाएगा। तो 6:30 बजे सारे टेस्ट खत्म हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को अपनी सीट पर वेट करने के लिए कहा गया। सभी लोग अपनी सीट पर वेट कर रहे थे और थोड़े हड़बड़ा रहे, काफ़ी लोग टेंशन में थे। लेकिन जो लोग फिट थे उनका वापस से वो डॉक्टर आए, उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया कि जो लोग फिट, जिनका नाम वो अनाउंस कर रहे हैं वो लोग फिट हैं, वो अपने घर जा सकते हैं। और जिन लोगों को बताया गया है वो दोबारा अगले दिन रिपोर्ट करने के लिए उनसे कहा गया। तो भाई इसी तरह मेरा दिन का जो पूरा मेडिकल था, सुबह एंट्री से लेकर के शाम की रिपोर्ट आने तक और मेडिकल फिट बताने तक उन्होंने पूरा सब कुछ रिपोर्ट कर दिया, हमको बता दिया और वापस जाने के लिए कह दिया। फिर वहाँ से हमारा शाम को एग्जिट हुआ और सभी बच्चे बाहर आके खुश हुए। आपस में लोगों ने मिला, आपस में हम लोग नंबर शेयर किए, साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और घर वालों के लिए खुशी में नागपुर की जो फेमस संतरे की मिठाई थी वो ला जाकर खाएं। और इसी तरह हमारा जो फ़ोटो थी, हमारी ग्रुप फ़ोटो है सबका, इसमें जितने थे सभी बंदे फिट हो चुके थे। करीब 4-5 लोग को नेक्स्ट डे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जिसमें से नेक्स्ट डे जो जिसकी आंख में टॉर्च मारी गई थी वो भी फिट हो गया था। बच्चे 2-3 बंदे को इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मेनली हर्निया वाले का रीमेडिकल हुआ होगा, बाकी जो लोग थे उनका क्लियर कर दिया होगा। और यही है, नागपुर में एक दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए, और इसी के साथ हम कुछ डाउट्स हैं लोगों के जो मेरे पिछली वीडियोस में कमेंट में पूछे गए हैं, तो उनको जरा मैं देख लेता हूँ। कई लोगों का ये डाउट है कि विजन टेस्ट में सी कट विजिबल होता है कि नहीं होता है, वो मैंने डाउट्स यहाँ लिख रखा है थोड़ा।
तो डार्क रूम में सी कट विजिबल है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी आंखें अच्छी हैं कि नहीं हैं, और वहाँ का सिनेरियो यह है कि सी जो होता है उस पर लाइटनिंग अच्छी है, प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है जिससे विजिबिलिटी डाउन हो जाए, बहुत कम नहीं है जिससे विजिबिलिटी डाउन हो जाए, लाइट परफेक्ट है। और ये मैं केवल नागपुर हॉस्पिटल के बारे में कह सकता हूँ, बाकी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया वहाँ मेरा नहीं कह सकता। और कुछ लोग का डाउट है कि क्या ईसीजी में बाहर कर देते हैं, तो ईसीजी का सिनेरियो ये है, अगर हल्का फुल्का वेरिएशन आता है ईसीजी में तो आपसे वो 5-10 आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पीकर आने को कहेंगे और आराम से रिलैक्स होकर फ्री माइंड से आने को कहेंगे कुछ टेंशन मत लो, आओ लेटो अपना। तो आप दोबारा जाओगे आधे 1 घंटे में, तो आपका ईसीजी अगर सही आ गया तो नेक्स्ट डे फिर नहीं बुलाया जाएगा आपको, सेम डे क्लियर कर देंगे। क्योंकि मेरे केस में एक बंदे था उसका हुआ था, लेकिन उसका सेम डे फिर क्लियर भी कर दिया था। एक डाउट आ रहा है कितने कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, लोग पूछ रहे हैं कितने कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। तो मेरे टोटल बिलासपुर में जो डीवी था उसमें 60 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से टोटल 5 लोग एब्सेंट थे। 5 में से मेडिकल की अगर बात करें तो 20 में एक बंदा एब्सेंट था, जो पहले से ही डीवी से एब्सेंट था वही एब्सेंट हुआ था। ऐसा कोई नहीं था जो डीवी में आया और मेडिकल में ना आया, क्योंकि बिलासपुर से नागपुर भेज रहे हैं और बिलासपुर से शाम को फिर 2-3 ट्रेन हैं नागपुर पहुंचने के लिए, आप टाइम पे नागपुर पहुंच सकते हैं। मेरे साथ जो 19 बच्चे थे सभी नागपुर सुबह टाइम पे पहुंच गए थे। शाम को नेताजी एक्सप्रेस है और भी एक आध एक्सप्रेस चलती हैं जहाँ पे आके आप 3rd AC की सीट विजिबल रहती हैं, तो वो आप करवा लेंगे तो आप पहुंच सकते हैं नागपुर इजिली। और हियरिंग टेस्ट में कितना धीरे ऑफिसर बोलते हैं, हियरिंग टेस्ट में कितना धीरे बोलते हैं, इसका आंसर ये है कि ऑफिसर्स अच्छी आवाज़ में बोलते हैं, आपको सुनाई पड़ जाएगा। जिनके कान में थोड़ी बहुत वैक्स जमा है, डिपॉजिट है, वो भी सुन सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपके कान साफ हैं और फिर आप कम सुन पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे डाउट पैदा होता है कि आपको हो सकता है फिर नेक्स्ट डे बुलाया जाए। अगर थोड़ा बहुत वैक्स और आपने कम एक गलती कर भी दी है तो फिर वहाँ ये हो जाएगा कि आपके कान में वैक्स था इसलिए आपने गलती कर दी है, और थोड़े कान साफ नहीं थे इसलिए कर दी है गलती। इसी तरह फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हमने 5 ले लिए थे। बाकी जो भी आपके डाउट हों कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप अपने एलपी के जो भी डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। मैं सभी लोगों का रिप्लाई करूँगा। और बाकी जो विज़न टेस्ट है, मेन टॉम ये है कि जो विज़न टेस्ट के बारे में बारीकी से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे पार्शियल टेस्ट हो गया और जो भी क्वेश्चन हैं उनके कि 6/7 है, किसी का 6/8 है, 6/9 है, उनका क्या सिनेरियो है और क्या कोई टिप्स है कि नहीं है। तो टिप्स का ये है कि जब आप मेडिकल देने जा रहे हो तो यानी डीवी के शाम को आप ज़्यादा फ्राई और ऑयली खाना ना खाएं, अच्छा सा हेल्दी डोसा वगैरह हल्का खा लें, वैसे हेल्दी खाना खाएं तो बेटर रहेगा। और ज़्यादा मीठी चीज़ ना खाएं जिससे आपकी सुबह मेडिकल के दिन शुगर बढ़ के जाए, डायबिटीज़ आपको वहाँ पे भी दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप मेडिकल देने जा रहे हो तो सुबह केवल अच्छे से काफ़ी पानी पीकर ही जाइएगा, जिससे आपका यूरिन टेस्ट में और ब्लड टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और सही सब कुछ आएगा। और दोपहर में आप जब मेडिकल में लंच हो तो आप खा लें कुछ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेडिकल के बाद एग्जिट पे आप एवरीथिंग यू कैन ईट। और एक और अच्छा मैं टिप देना चाहूँगा कि जब आप विज़न टेस्ट के लिए जा रहे हो तो उससे कुछ देर पहले आप या तो कोई जूस या नारियल पानी पी कर जाएं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और इससे आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो रहे होंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा। और जो नारियल पानी और जूस वगैरह होते हैं ये तुरंत असर करते हैं। आप बाकी कुछ खा के जाएंगे तो हो सकता है तुरंत असर ना करे, ये तुरंत इफेक्ट करेगा और आपकी आईज में थोड़ा बहुत आपको फर्क हो सकता ना दिखे, लेकिन वहाँ पे आपको दिखेगा, पता भले ना चले आपको। और इसी तरह जो लोग मेडिकल फिट थे उनको भेज दिया जाता है। सभी लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर चुके हैं, जो उन्होंने मेहनत की थी वो सफल हो चुकी है और सभी लोग बन गए हैं। बाकी डाउट्स के लिए कमेंट है। थैंक्स फॉर योर टाइम।
और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने कलीग कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। और जिन लोगों को विज़न टेस्ट के बारे में बारीक से इन्फॉर्मेशन जाननी हो, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे अपने 6 महीने के भीतर अपने आई इन्फेक्शन को सही करके आई साइट को 6/8 से लेकर के लगभग 6/6 तक मैंने कैसे इम्प्रूव किया, तो इसको जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में विज़न टेस्ट को टाइप करें। थैंक्स।